हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find the video of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. So all right, let's begin. पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू रिस्ट्रेन सीसीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी। तो क्या हुआ है, देखिए, अगर आपको पता है व्हाट्सएप की 2021 की प्रिवेसी पॉलिसी क्या थी तो आप इस आर्टिकल को बहुत इजीली समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, चलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ था क्या। तो ये 2021 की व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी को जब लाया गया तो आपको याद होगा वो आपसे पूछ रहे थे, बार बार ऐसे रिमाइंडर्स भेज रहे थे कि अगर आप इसे एक्सेप्ट एंड रिव्यू करते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या था, वो एक ही बारी में अचानक से आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो जाएगा अगर आप उस प्रिवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट ना करते, पर धीरे धीरे ग्रेजुअल बेसिस पे कुछ कुछ फीचर्स आपसे छीन लिए जाते। जैसे कुछ एक हफ्ते बाद, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपका शायद कॉल्स डिसेबल हो जाएंगे, आप कॉल पिक नहीं कर सकते, इनकमिंग कॉल्स, और रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ये सब कुछ। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपका चैट बॉक्स चला जाएगा। तो धीरे 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 ऑलमोस्ट बेसिकली आप मजबूर ही हो जाएंगे कि आप इनकी प्रिवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। तो प्रिवेसी पॉलिसी इतनी ज्यादा मतलब क्यों एंटाई कंपटीशन बोली जाती है या बोली गई थी उस टाइम पे एक्सपर्ट्स द्वारा। देखिए, बात ये थी कि उसके अंदर व्हाट्सएप क्या कहता है कि हमारे जितनी भी चैट्स आप करते हैं वो हमें भी नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, हम उसको नहीं फोर्ज कर सकते। लेकिन इस प्रिवेसी पॉलिसी के तहत एक ऐसा प्रोविजन था, एक ऐसा क्लॉज था जिसमें ये लिखा हुआ था कि लेकिन व्हाट्सएप आपकी जो बिजनेस चैट्स हैं, यानी कि आप एग्जांपल लीजिए कि यू ऑर्डर्ड अ कुर्ती for example from any brand, okay, so you chatted with that company or that business or organization कि जी हाँ मुझे 2 कुर्तियां चाहिए, एक मेरे लिए एक मेरी मदर के लिए, ओके, तो आप भेज दीजिए। अब उनको पता चल गया कि आपका किस तरह का चॉइस है, किस तरह के आप ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, तो अब उनको ये इन्फॉर्मेशन वो ले लेंगे, क्योंकि बिजनेस वाली जो चैट्स हैं वो उन्होंने कहा है अपनी नई प्रिवेसी पॉलिसी में कि वो हम अवेल कर सकते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन वो क्या करेंगे फेसबुक पे, क्योंकि आपको पता है फेसबुक और व्हाट्सएप लिंक्ड है, ऑलराइट। तो फेसबुक पे जो एड्स चलाएंगे, जिस तरह के कुर्तीज आपके पास आएंगी आंखों के सामने, तो उनको डेफिनेटली एक एज है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन, आपकी चॉइसेस क्या है, आपका सब कुछ उन्होंने एक तरह से ट्रैक कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए इट बिकम्स एंटाई कॉम्पिटिशन एंड समवॉट एंटाई प्रिवेसी ऑल्सो, ओके। तो ये चीज अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि देखिए, हम बिल्कुल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं रोकेंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करे 2021 की प्रिवेसी पॉलिसी में आपकी, ओके। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब देखिए, कपिल सिब्बल जो बेसिकली व्हाट्सएप के एडवोकेट की तरह काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो सीसीआई का ऑर्डर है which says that the policy prima facie appears to be unfair to users, तो देखिए उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है क्योंकि सीसीआई डिसाइड नहीं कर सकती पॉलिसी पे एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब सीसीआई ने क्या कहा कि प्राइमा फेशिया फर्स्ट इंप्रेशन पे ही हमें लग रहा है कि ये एंटाई यूजर्स हैं, एंटाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है, ये चीज, ओके। अब देखिए इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी आर अ मार्केट रेगुलेटर, वी आर एग्जामिनिंग इफ देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस बाय द प्रिवेसी पॉलिसी। ऑब्वियसली अगर आपके पास व्हाट्सएप पे क्या है, अभी देखिए हम आगे देखेंगे कि क्यों लोग मजबूर होकर व्हाट्सएप छोड़ ही नहीं सकते, देयर इज नो अदर वे। तो आपके पास इतना सारा डेटा आ जाएगा तो आप ऑब्वियसली एक एज पे हैं, आप डोमिनेंस है आपकी मार्केट में इस चीज में, एड्स आप अच्छी चला पाएंगे, यू विल कीप द ऑडियंस हुक्ड टू योर प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स यू नो देयर चॉइसेस नाउ, ओके। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ये बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा में रिजल्ट इन अब्यूज, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, ओके। तो देखिए अगस्त 25 को क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी उन सभी पिटिशंस को जो इस प्रोब के अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इनका केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की व्हाट्सएप ने, ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए बात क्या है, आप जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुअली क्या होगा कि आपसे फीचर्स छीन लिए जाएंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज इट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा, यू आर पोजिंग अ सिचुएशन जहां
पे टेक इट और लीव इट, ये तो ऐसी सिचुएशन है, या तो आप इस privacy policy को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो छोड़ दो व्हाट्सएप को. ओके, सो यू वर्चुअली फोर्स देम इनटू एन अग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ मिराज ऑफ चॉइस. ओके, ये चीज द कोर्ट हैड सेड दैट व्हाट्सएप ऑक्यूपाइज, अब यही चीज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था. देखिए व्हाट्सएप एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में कैसे ऑक्यूपाई करता है, ये बात आपको पता है कि देखिए आप व्हाट्सएप पे ही, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी हैं तो व्हाट्सएप पे है. क्यों ऐसा, आप देखिए कितने सारे, जब व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी आई तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं हम तो व्हाट्सएप बेकार है, हम सिग्नल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे. कितने लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन कितनों ने छोड़ा व्हाट्सएप. आज भी सारे व्हाट्सएप मजबूर ही हैं. आप ऑफिस है, ऑफिस का ग्रुप है तो वो व्हाट्सएप पे है. आपको किसी से अगर ऑर्डर करके कुछ मंगवाना है तो यू विल चैट विद देम ऑन व्हाट्सएप. सो ऑलराइट, व्हाट्सएप को एक डोमिनेंट पोजीशन मिली हुई है जिसका वो अब्यूज कर सकता है, एंड दैट गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ईच एंड एवरी प्लेयर इन द मार्केट. ओके, इट हैड सेड दैट टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ इट्स यूजर बेस, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, और ये सब कुछ भी मैं बता चुकी हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Alright, so let's see कि यहाँ पे क्या लिखा है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए बात ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन टाइम एंड अगेन वी कीप ऑन रीडिंग अबाउट इट कि ये सही नहीं है. एंड देर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हु से दैट ये एक्चुअली आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेजिस्लेटिव बैकिंग दे दी थी जब सरकार 2017 में इस कॉन्सेप्ट के साथ आई. सो यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ gave it the legitimacy, and almost mostly लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो मतलब बहुत ज्यादा फेवर करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और इस चीज को अपहोल्ड करते हैं बेसिकली, वो बहुत ही अगेंस्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के. ऑलमोस्ट एवरीवन, आई थिंक देयर इज रेयरली एनीवन अनलेस एंड अंटिल यू आर स्टॉन्च एकदम गवर्नमेंट के फॉलोअर्स, you have to be against it, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे तो बहुत कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में नहीं समझाया हुआ. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है. थोड़ा सा हम यहाँ पे कर्सिटी रीडिंग दे लेते हैं कि हमारे एडवोकेट्स ने क्या रखा है, जो बेसिकली पिटिशनर्स हैं. तो प्रशांत भूषण जी आपको पता है एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और वो डे 1 से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट है. तो उन्होंने क्या कहा है कि देखिए 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ओके, विच एक्चुअली लाइज एट द वेरी रूट ऑफ डेमोक्रेसी. पहला है क्वेश्चन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ठीक है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए. दूसरा है वेदर पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर द आरटीआई. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितने भी एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हो, दैट्स नॉट एन इशू. एक इशू है जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अचानक से सबका एक ही कैसे मुद्दा हो जाता है, एक ही स्टैंड कैसे हो जाता है. वो इशू है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं. सबका एक ही स्टैंड है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंडर नहीं आएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक पब्लिक वो थोड़े ना है, पब्लिक ऑफिशियल्स आते हैं ना आरटीआई के अंडर. तो इट इज नॉट अ पब्लिक काइंड ऑफ थिंग, है ना. तो पॉलिटिकल पार्टीज में तो वॉलंटियर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. सो दैट शुड ऑब्वियसली बी अवॉइडेड. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि किस हर तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड एक ही हो जाता है इस मुद्दे पे. तो प्रशांत भूषण हैज डेफिनेटली बीन फाइटिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर दिस एस्पेक्ट एज वेल. बहुत सारी और आप एडीआर के बारे में पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो भी चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर लाया जाए. तो ये एक इशू है जो हमारे डेमोक्रेसी के रूट्स पे लाया करता है, इसको भी सुना जाना चाहिए. एंड अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स टू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विच सेज दैट सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज. देखिए आपको पता है एक FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो बेसिकली कंट्रोल और रेगुलेट करता है कि किस तरह के डोनेशंस फॉरेन कंपनी से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से हमारे भारत में किसी एनजीओ को आ रही है या कहीं भी आ रही है. ठीक है, तो सरकार ने अभी बहुत रिसेंटली क्या किया था, इस पे भी एकदम वाइड सपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का कि एक रेट्रोस्पेक्टिव उसमें, यानी कि जो आज हम डिसीजन ले रहे हैं वो पहले वाले लिए गए एक्शंस पे भी अप्लाई किया जाएगा. ये अमेंडमेंट की गई जिससे क्या हुआ कि I'll just read it, that the subsidiaries of foreign companies will not be treated as foreign source, thereby allowing donations to political parties
पब्लिक सर्वेंट्स एटसेट्रा। मतलब कि क्या होगा जो फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज हैं, चाहे वो इंडिया में है या जैसे भी, उनको फॉरेन सोर्स को हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं ना FCRA एक्ट के तहत, तो इन्होंने बोला वो फॉरेन सोर्स नहीं कहलाएंगी। तो डेफिनेशन तो आप चेंज कर ही सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब वो फॉरेन सोर्स कहलाएंगे ही नहीं तो उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। मतलब आपने अलाउ कर दिया इस तरह की जितनी भी डोनेशन आपकी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से आ रही है। ओके, तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये FCRA का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट और ये पॉलिटिकल पार्टीज का RTI के तहत आना। एंड दीज थ्री शुड एक्चुअली बी सीन इन अ ट्राइंगुलर शेप, कि तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। Okay, and the question in all these cases is whether amendments can be made through, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन तीनों के भी बिल्कुल सेंटर पे क्या लाया करता है, अगर एक डॉट बना दूं मैं तो वो सेंटर ये है कि इन तीनों तरह की चीजों को लाएगा एक मनी बिल के पर्सपेक्टिव से। मनी बिल आप जानते हैं आर्टिकल 110 के तहत बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि अगर ये होगा यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई निकाला गया अमाउंट तो फिर वो मनी बिल के तहत आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, जो मनी मैटर्स होते हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, राज्यसभा के पास बिल जाता भी नहीं है, द होल एंड सोल करता धरता ऑफ द एंटायर बिल इज एक्चुअली लोकसभा। तो उसमें क्या होता है, लोकसभा में तो मेजोरिटी में कौन सी सरकार होती है, जो रूल कर रही है। तो दैट वे यू गेट एन एज देयर। आप किसी भी आधार को लाया गया मनी बिल के माध्यम से, आप ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है, GST, ये सब कुछ मनी बिल का मिसयूज का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हैज द रूट ऑफ मनी बिल बीन मिसयूज्ड। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, यू मस्ट प्रिपेयर ऑन दैट। तो ये चीज भी यहाँ पे लिखी है। Alright, Kapil Sibal said that the matter involves questions that would require interpretation of the constitution. Obviously, money bill तो एक constitution वाला perspective हो ही गया। Electoral bonds में भी free and fair elections conduct करवाना, देखिए election commission का एक वही ड्यूटी है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन की कहा जाता है कोई और ड्यूटी है ही नहीं। द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज दिस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इस चीज के बारे में प्रमोट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये और भी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसके लिए तो हमें एक लार्जर बेंच चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहिए होगा। हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में देखें एक लार्जर बेंच को जो इन सारे मुद्दों पे अपना बेसिकली वर्डिक्ट दे, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट क्या कहता है एग्जैक्टली। आप कहते हो कुछ और, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कुछ और, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि क्यों यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात पता है क्या है। कई लोग कहते हैं कि जो बॉन्ड्स लाए गए हैं, है ना, ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे लाए गए थे, कह के कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे इलेक्शन फंडिंग में, लेकिन इट डज द एग्जैक्ट ऑपोजिट of what it was meant to do। कैसे आप लाए ट्रांसपेरेंसी है बट इट इज एंटायर ट्रांसपेरेंसी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़े से फीचर्स आप सुन लीजिए कि SBI आपको पता है कि ऑथराइज है, कि सिर्फ SBI ही इशू कर सकती है या एनकैश कर सकती है इन बॉन्ड्स को, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, SBI ने इशू किए बॉन्ड्स, ठीक है। आपको पता है कि ये कौन से डिनोमिनेशंस में होते हैं बॉन्ड्स, ₹1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। इनकी डिनोमिनेशंस में बेसिकली बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। आप कैसे भी मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ दीज यू कैन चूज, ठीक है। अगर आप डोनर हैं तो ठीक है, तो फिर आप परचेज कर लेंगे अनोनिमसली। आप नहीं बताएंगे कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड चूज किया है, किसको फंड करना चूज किया है, दैट रिमेन्स अनोनिमस। आपका नाम भी नहीं पता चलेगा किसी को। मतलब आप सुनिए, अभी आपको समझ आएगा। और ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं, फिर ये डोनर्स खरीद लेते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी को जिसका भी बॉन्ड उन्होंने खरीदा उसको पैसा मिल जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी कैन एनकैश देम, ओके। तो ये चीज आप, और एनकैश भी कौन करेगा, SBI करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट में, जो उन्होंने SBI के साथ ही मोस्ट प्रोबेबली किसी और बैंक के साथ भी हो जाता है, तो उसमें वो डिपॉजिट करवाएंगे, तो फिर वो एनकैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो पता चल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप सोचिए SBI क्या है। SBI अगर क्या, इट इज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, है ना। तो एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक आप समझिए क्या है कि गवर्नमेंट तो कैसे भी पता लगा सकती है ना कि उसके ओपोनेंट्स को कौन फंड कर रहे हैं। इजंट दैट एंटायर ट्रांसपेरेंसी, ओके। ओपोनेंट्स को कभी नहीं पता चलेगा या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को कि क्या रूलिंग पार्टी को कौन मतलब फंड करता है, लेकिन सरकार को सब पता है, वो पता लगा भी सकते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि कौन फंड कर रहा है, कौन नहीं फंड कर रहा। इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसा कपिल सिब्बल भी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि
देखिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोज करिए कि बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट लीडर है, अगर वो फंड कर रहा है सरकार को, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब वो इतनी भारी मात्रा में फंड करे कि जो बेसिकली सरकार पॉलिसीज बनाएंगी वो हो ही उनके फेवर में। Isn't that possible, right? तो ये सारी चीजें हैं जो it goes against the very purpose of bringing up with these bonds कि हम transparency लाएंगे फंडिंग में, but you are bringing entire transparency completely, okay? ये सबसे बड़ा इसका setback है। GSLV Mk3 Mark III to make commercial foray by launching 36 satellites on October 23, okay? तो देखिए अब आपको कुछ बेसिक चीजें आप पता है, रटिए मत चीजों को, as long as I am here, मतलब obviously I too need support. I do not know why my channel is not picking up, especially my videos aren't. तो पर जो भी है, I still tell myself okay fine, even if a single person is watching it and getting benefited from my videos, it's all right. I will do my best. The purpose I have very clear in my head, why I started with what I started with. So but still, as long as I am here, I make sure that I क्लियर द बेसिक्स जितना भी पॉसिबल है। ओके, तो कई चीजें मैं इसमें भी आपको बताना चाहूंगी क्या बेसिक है। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ है, इसरो ने बेसिकली क्या किया है, अपना हैवीएस्ट रॉकेट जो GSLV Mark III है उसको एक कमर्शियल आउटलुक दे दी है। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जब बहुत बारी ऐसा हुआ था, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि देखिए GSLV Mark III सबसे हमारा हैवीएस्ट रॉकेट है, कितने ज्यादा मिशंस कैरी ऑन कर सकता है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उस समय पे फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि आपने इसको इस चीज के लिए क्यों नहीं यूज किया, इतना बड़ा हमारे लिए यहाँ पे वो यूज हो सकता था। तो फिर बार बार इसरो का एक रिस्पॉन्स होता था, देखिए हमें GSLV को सेव करना है, ठीक है, ताकि हम इसको बहुत गगनयान मिशन और ऐसे मिशन में यूज कर सके। तो हम इसको हर जगह यूज नहीं करना चाहते कि कमर्शियल उसमें भी यूज करना शुरू कर दे, लेकिन फाइनली इट हैज हैपेंड एंड इट हैज हैपेंड फॉर गुड। अब फाइनली ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे 36 सैटेलाइट्स को ऑफ द OneWeb कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अ constellation from the country's only spaceport at Sriharikota, Andhra Pradesh at 7 a.m. on October 23. With this, GSLV Mark III will enter the global commercial launch service market. अब देखिए आप पहले तो ये समझिए कि कोई भी एक रॉकेट को या फिर लॉन्च व्हीकल इज अ रॉकेट ओनली, ओके, ये चीज मैं बहुत बेसिक्स में बहुत पहले आपको समझा चुकी हूँ। ओके, तो किसी भी, अगर मैं कह रही हूँ कि कमर्शियल उसको मिल गया, कमर्शियल मार्केट में उसने एंटर कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है पता आपको सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, उसकी मार्केट में। तो यूके US एक टाइम पे बहुत बड़ा, US तो चलिए अब उनके पास तो अपने इलॉन मस्क आ गए हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर पहले ऐसा होता था, बहुत सारी कंट्रीज, जापान वगैरह, ये लोग हमसे क्या करते थे, हमारे लॉन्च व्हीकल्स काफी एक अच्छी रेपुटेशन उन्होंने गेन की हुई है मार्केट में, तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करते थे और फिर हमारे लॉन्च व्हीकल्स यूज किए जाते थे उनकी सैटेलाइट्स को ऊपर लॉन्च करवाने में। कभी कभी उनके कोई ऐसी पॉलिसीज होती थी जिसके तहत वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक डील, हम बस उनका लॉन्च कर देंगे, वो हमें पे कर देंगे। दिस इज नोन एज कॉमर्स, दिस इज नोन एज कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट। तो इसमें बेसिकली अब GSLV Mark III को इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम 36 सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं GSLV Mark III के तहत या उसके ऊपर, ठीक है, और क्या करने के लिए, बेसिकली OneWeb कम्युनिकेशन कॉन्स्टिलेशन की सैटेलाइट्स को अपनी अपनी प्लेसेस में बेसिकली ऑर्बिट में उसे प्लेस करने के लिए। ओके, तो द लॉन्च अबोर्ड इंडियाज हेवीएस्ट रॉकेट वाज परचेज्ड बाय यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड थ्रू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बेसिकली इन्होंने कहा यूके बेस्ड नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड ने कि जी हमें ये लॉन्च करवाना है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, बेसिकली इट इज वन ऑफ द कमर्शियल आर्म्स ऑफ आर स्पेस एजेंसी। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ आप देख सकते हैं। भारती ग्रुप बैक्ड OneWeb इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारा इनके अर्थ से। अर्थ का अगर आप पोल वाला रीजन देखेंगे तो उससे और लो अर्थ ऑर्बिट में, तभी तो इसका नाम है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, या फिर कभी कभी रिमोट सेंसिंग के लिए भी आप मोस्टली देख सकते हैं इन छोटी जगहों पे, ताकि एंगल क्लियर हो, ठीक है।
ये थोड़ा सा रीजन जो है और छोटे छोटे रीजन्स को भी हम देख पाए अच्छे रेजोल्यूशन के साथ। जब आप बहुत ऊपर चले जाएंगे आपको एक वाइडर व्यू मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको रीजन स्पेसिफिक व्यूज भी चाहिए होते हैं, सिग्नल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट इज द बेस्ट काइंड ऑफ route. Okay, this is the first time that India's heaviest rocket is being launched for a कमर्शियल के लिए पहली बार, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या, हमारा आपको पता है वर्क हॉर्स क्या है इंडिया का? वर्क हॉर्स है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसने हमारे को ये रेपुटेशन दिलवाई है भारत को कि हम इतना कमर्शियल डील्स जो होती है हमारी बेसिकली हम PSLV के तहत ही करवाते हैं। जितने भी लॉन्चेस हम करवाते हैं मोस्टली फिलीपींस के, फ्रांस के, यू नो ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अब बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा सा ट्रांजिशन कर रहे हैं GSLV Mark 3 पे भी। अब देखिए आप जानते हैं PSLV जब से ऑपरेशनल हुआ है तब से इट हैज कंडक्टेड एटलीस्ट 8 कमर्शियल ओनली लॉन्चेस। कमर्शियल ओनली मतलब सिर्फ कमर्शियल, उस पे डील जो हमने किसी के साथ साइन की हुई है उसके। हम साथ साथ में पता है क्या करते हैं, कभी कभी जब हम PSLV को ऊपर भेजा, कुछ कुछ इंडिया का भी कोई मिशन चल रहा होता है, हमने वो भी साथ में भेज दिया और साथ में उनका, डिपेंडिंग अपॉन द पेलोड कैपेसिटी कितना वो बेयर कर सकता है। द व्हीकल हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट, हैविंग launched at least 345 foreign satellites from 36 countries। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ डील बेसिस पे है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है ये सब कुछ आप देख सकते हैं। Alright, this will be the second flight of GSLV Mark 3 after it joined the ISRO fleet, having completed 2 development flights since it carried India's second lunar mission Chandrayaan 2 में भी आपको पता है इसे भेजा गया था। ओके, अब देखिए करंटली इंडिया के पास 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हो गए। एक हो गया PSLV, दूसरा हो गया GSLV, यानी कि GSLV 2 की बात कर रही हूँ। GSLV 1 तो was kind of a failure, wouldn't say failure, limited success। ओके, तो GSLV Mark 3, 3 तरह के ऑपरेशनल हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल्स हैं। इसरो हैज आल्सो डेवलप्ड अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको पता है वी कवर्ड इट इन आवर वीडियोस। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे थोड़ा सा हम चूक गए अपने स्टेटेड मिशन से। ठीक है, तो ये चीज इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल, पार्शियली अनसक्सेसफुल। ओके, सो दैट वे थोड़ा सा देखिए अभी जो मुझे आपको कुछ कुछ बेसिक्स क्लियर करने थे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए GSLV Mark 3 की अगर हम बात करें, इसको आपको पता है कई लोग कहते हैं इंडियन बाहुबली, क्योंकि हैवीएस्ट है। ठीक है, और बहुत हैवी लेवल की सैटेलाइट ऊपर पहुंचाने में सक्षम भी है। ओके, तो इट इज अ 3 स्टेज हैवी लिफ्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो 3 स्टेज मतलब क्या है, तो आप देखिए अगर हम 3 स्टेज तो है, लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं। एक होता है लिक्विड कोर स्टेज और एक होता है हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, तो मैंने 2-3 चीजें बोल दी। एक मैंने बोल दिया सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर, यानी कि पहली स्टेज सॉलिड है, दूसरी स्टेज लिक्विड है, तीसरी स्टेज क्रायोजेनिक है। ठीक है, फिर तो कोर, एक चीज मैंने बोली कोर स्टेज भी है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों होता है। बेसिकली जो बेसिकली आइज या बहुत ठंडे टेम्परेचर्स पे जब हो जाता है ना कुछ भी, तो उससे क्या होता है आपको छोटे चेम्बर्स की जरूरत होती है, और वो छोटे में ही बहुत आपको हैवी थ्रस्ट मिल जाएगा। सो यू शुड ऑफ कंडेंस दैट फर्दर। ओके, तो ये चीज। अब आप सुनिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स क्या होते हैं, आप हर जगह इस चीज को पढ़ते हैं, PSLV के केस में भी, GSLV के केस में। तो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स क्या होते हैं, अगर एक लॉन्च व्हीकल है उसके साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, उसके साइड पे लगे होते हैं, और जैसे आपने व्हीकल का मेन इंजन को बर्न करा, ठीक है, आपने उसको थ्रस्ट देने के लिए, तो साथ साथ में ये भी बर्न होते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट अलाउज द थ्रस्ट ऑफ द व्हीकल्स मेन इंजन टू बी सप्लीमेंटेड बाय दैट ऑफ द स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स एज वेल। ओके, अब मैंने समझा दिया स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। तो कोर स्टेज क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया लिक्विड है। कोर स्टेज का मतलब क्या है, इट इज आई वुड से द बैकबोन ऑफ द रॉकेट। मतलब ये क्या करती है, जो भी वेट आप बेसिकली रॉकेट पे भेज रहे हैं, चाहे आप सैटेलाइट भेज रहे हैं, आप एनिमल्स भेज रहे हैं, आप कुछ भी भेज रहे हैं, क्रू भेज रहे हैं, सब कुछ, इवन अपर स्टेज का भी जो भार होता है वो इसी पे तो पड़ता है, क्योंकि जो सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर तो साइडों पे लगे हुए हैं। सो यू मस्ट नो दैट क्रू भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स रख रहे हैं, कुछ भी, वो सब कुछ आता है इसके ऊपर। तो पेलोड जहां आता है इट कम्स ऑन द कोर स्टेज, इट हैज टू बी दैट कंक्रीट। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। और क्रायोजेनिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई थिंक आई कुड हेल्प यू इन सम वे। Alright, let's move on to the article of the day, sort of an article of the day। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। In Sai Baba acquittal,
कि क्वेश्चन ऑफ सैंक्शन अंडर UAPA। देखिए आपको अगर याद होगा अभी रिसेंटली इंटरपोल ने हमें रेड कॉर्नर क्यों नहीं इशू करने दिया, मतलब क्यों इशू करने से हमारा मना कर दिया, जब हमने बोला कि आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जो बेसिकली खालिस्तानी लीडर हैं, उनके अगेंस्ट आप रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, जिससे क्या होगा कि उनको आप टेम्परेली जहाँ पे भी वो हैं, भी कनाडा मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको वहाँ पे डिटेन यानी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा जब तक वो इंडिया वापस नहीं भेज देती वहाँ की अथॉरिटीज। तो फिर उन्होंने, इंटरपोल ने मना क्यों कर दिया? देखिए आप UAPA का ना मिसयूज करते हैं, तो UAPA के तहत आप कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ अरेस्ट कर लें एंड ऑल ऑफ दैट। नो, we have reports where you have misused UAPA against your minority communities. We cannot do that. तो UAPA का क्रिटिसिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इस तरह की इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरपोल जिसका CBI एक बेसिकली रिपोर्टिंग एजेंसी है हमारी कंट्री की, CBI, वहां तक ये चीजें फैली हुई हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ी पोलिटिसाइजेशन हो सकती है, वेस्टर्न पावर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल यू कैन नॉट इग्नोर थिंग्स, ओके। हर कोई गलत नहीं बोल रहा हो सकता, कुछ चीजें हैं जो ऑफ कोर्स शुड बी लुक्ड एट, ओके। पर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दो अभी देखिए जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद भी जो सरकार है बेसिकली वो, अभी तो हम हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का। अब ऑब्वियसली हाई कोर्ट के बाद अपील तो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है, तो सरकार डेफिनेटली इसको अपील डाल के सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगी। हम देखेंगे तब फाइनली कैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, बट फॉर नाउ लेट्स डेल्व इनटू दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्राइडे को क्या किया है, जो कॉन्विक्शन इन द सेंस जो दोषी करार कर दिया गया था एक फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, GN साईं बाबा, जो जिनको बेसिकली सेंटेंस कर दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 2017 में, ठीक है, बाय द सेशंस कोर्ट। किसने दी थी उनको उम्र कैद की सजा? गडचिरोली ने। गडचिरोली जो बेसिकली गडचिरोली का सेशंस कोर्ट है। अब आप पूछेंगे सेशंस कोर्ट क्या होता है, तो सेशंस कोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली। फर्स्ट इंस्टेंस, जब आप देखिए आपको पता है कि क्राइम कमिट हुआ है जो थोड़ा सीरियस है, उसमें जो सजा मिल सकती है वो 7 साल से ज्यादा की होगी मोस्ट प्रोबेबली, और वो सीरियस है काफी क्रिमिनल जो केस है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप सेशंस कोर्ट के पास जाएंगे, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी, डेथ पेनल्टी तक का भी इवन अपने पास राइट रखता है आपको सुनाने का। आपकी सजा इतनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टेंस वाला जो कोर्ट होता है वो सेशंस कोर्ट होता है, ठीक है। तो गडचिरोली का जो महाराष्ट्र की एक जगह है, वहां के सेशंस कोर्ट ने बेसिकली इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी 2017 में। क्यों दी थी? क्योंकि इनके लिंक्स मिले थे किसके साथ? जो एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हो या आप एक बैंड आउटफिट कह सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। किसी ने मेरे से पूछा था अभी बहुत रिसेंटली, फिर मैंने समझाया भी कि अर्बन नक्सल्स क्या होते हैं। तो उस समय आई एक्सप्लेन कि एक बहुत लूज टर्म है, कभी कभी इसका मिसयूज होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी आई वुडंट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। सी, आई एम नॉट डिनाइंग कि अर्बन नक्सलिज्म एक इशू नहीं है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग दैट, क्योंकि माओइज्म जो एक रेवोल्यूशनरी बेसिकली एक डॉक्टरीन है। माओ कौन थे? एक पीजेंट थे, जो चाइना के जो एक लीडर सबसे बड़े आज तक के, वो पीजेंट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? ओवरथ्रू वायलेंस के माध्यम से ओवरथ्रो किया वहां की सरकार को, ठीक है। तो वहीं से सीख के हमारे यहाँ के जो कुछ लीडर्स थे, चारू मजूमदार वगैरह, उन्होंने नक्सलवारी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल की थी, वहाँ के पीजेंट्स को बोला कि आप गरीब क्यों हैं, आप क्यों इतने ज़्यादा इम्पावरिस्ट हैं, क्योंकि ये जो मनी लेंडर्स हैं वो आपके साथ गलत करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, टेक ऑन आर्म्स एंड जस्ट ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड मनी लेंडर्स एंड किल देम, ऑल ऑफ दैट। फिर ये धीरे 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 पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई। फिर ये तो था रूरल वाली चीज़, पीजेंट्स तो आर इन रूरल एरियाज, नो, बट अर्बन नक्सलिज्म का कॉन्सेप्ट यूजुअली आप इसी समय के आसपास देखना शुरू हुआ जब हमने GN साईं बाबा और लोगों का केस दिखा। क्योंकि अर्बन नक्सलिज्म में क्या होता है ना कि बहुत पढ़े लिखे लोग, अगर हम वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ wise person would have, wise not in that sense, मतलब educated in that sense, ठीक है। तो आप जानते हैं ऑब्वियसली अर्बन नक्सल्स क्या करते हैं कि अपने जो वो कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि सरकार ऐसा ऐसा कर रही है, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब, इंटेलिजेंट इतना ज़्यादा नैरेटिव रखते हैं कि कोई भी इंप्रेस हो जाएगा और कोई भी अंदर से बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करेगा, जी हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, हम इनको, दे आर आवर लीडर्स एंड वी विल फॉलो व्हाट दे से, they go against government, we go against government and all of that. So they actually misuse sort of their intellect
to mislead people. This is the kind of loose definition urban naxalism is all about. Okay, तो ये चीज, तो इनको बेसिकली यही बोला गया था कि माओइज्म जो बैंड है इंडिया में उसका थोड़ा सा एसोसिएशन है उनके साथ इनकी. हाई कोर्ट रूल दैट द ट्रायल ऑफ साईं बाबा के साथ साथ बेसिकली 5 और को भी सजा सुनाई गई थी. तो हाई कोर्ट ने बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो हुआ था, ट्रायल हुआ था, बेसिकली जो प्रोसीडिंग्स भी हुई थी साईं बाबा और 5 और लोगों की, इट वाज नल एंड void in the absence of a valid sanction. क्यों null and void है? क्योंकि एक valid I read the word valid, sanction तो है पर valid नहीं, ठीक है. In the absence of valid sanction under Unlawful Activities Prevention Act 1967. ओके, तो हम देखते हैं क्या था UAPA केस अगेंस्ट साईं बाबा एंड अदर्स. ओके, 2013 में क्या हुआ था, पुलिस जो गडचिरोली की जो पुलिस है बेसिकली उन्होंने बोला कि हमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चली है अबाउट सम ऑफ द एक्टिव मेंबर्स ऑफ CPI माओइस्ट, और इसका जो फ्रंट है बेसिकली रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट. ठीक है, पुलिस ने अरेस्ट किया 5 लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी साल में 2013 में. फिर 2014 के मई के महीने में साईं बाबा को भी अरेस्ट कर लिया गया अगले साल बेसिकली. ठीक है, तो ये 6 के जो अक्यूज थे इनको सेम ही क्राइम के साथ चार्ज किया गया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बेसिकली पनप रह गया इनके अंदर, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अनलॉफुल एक्टिविटीज बाय यूज ऑफ violence. This is all Maoism. This is exactly what Maoism is all about. Okay, accused including Sai Baba were alleged to have been फाउंड इन पोजेशन. क्यों, देखिए इनको कैसे पता चला, क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लिटरेचर ऐसी थी, कुछ गैजेट्स ऐसे थे इलेक्ट्रॉनिक जो माओइस्ट रिलेटेड थे. ठीक है, लेटर्स, पैम्फलेट्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, ठीक है, ऑफ मीटिंग्स विद ऑफ द मीटिंग्स ऑफ CPI माओइस्ट. ठीक है, ऐसी चीजें इनके पास से मिली. अगर हम बात करें 2017 की, तो गडचिरोली सेशंस कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि जो अक्यूज हैं वो गिल्टी हैं चार्जेस के, इंक्लूडिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज, कॉन्स्पिरेसी, मेंबरशिप इन सपोर्ट ऑफ terrorist gang under UAPA and criminal conspiracy under the Indian Penal Code. इंडियन पीनल कोड का भी चार्ज लग गया, UAPA का भी चार्ज लग गया. जो 5 थे, 6 हमने अभी डिस्कस कर लिए इंक्लूडिंग साईं बाबा, उसमें से 5 जो थे इनको, यानी कि इंक्लूडिंग साईं बाबा, आई अगेन रिटरेट, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई. ठीक है, तो ये चीज जो बेसिकली इन सेक्शंस के तहत जिनके तहत इनको अक्यूज करार किया गया और या फिर कॉन्विक्ट किया गया इंडियन पीनल कोड और UAPA के इन सेक्शंस के तहत, जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो थी ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो इनको दे दी. लेकिन एक थे विजय तिर्की जिनको बेसिकली 10 साल की सजा मिली, शायद उनका क्राइम थोड़ा सा कम प्रूव हो पाया है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, 23 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड. 23 विटनेसेस को, जो आई विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया गया. बहुत ज़्यादा रिलायंस पता है, लेकिन विटनेसशिप की बातों को भी बहुत सारे, आपको पता है जब ये हुआ था ना 2017 में, तो उस समय सो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स फ्लडेड होते थे किन तरह की इंफॉर्मेशन के साथ या इमेजेस के साथ. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो बेसिकली GN साईं बाबा के स्टूडेंट्स थे, बहुत लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी. आज तक ये प्रोटेस्ट कैरी ऑन की जा रही है. GN साईं बाबा इज वेल नोन मैन आफ्टर हिज केस. तो बहुत लोग आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे आज भी जो इनसे पढ़े हैं उस टाइम पे. ठीक है, तो वो काफी अगेंस्ट थे क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे दैट देयर टीचर कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग व्हाट गवर्नमेंट क्लेम्स हिम टू बी इन्वॉल्व्ड इन. ओके, तो ये चीज. The procedure for sanction to prosecute under UAPA. अब देखिए क्या प्रोसीजर है, this becomes important, this is just like a factual thing. देखते हैं थोड़ा सा. सेक्शन 45 क्लॉज 1 जो है UAPA का, वो कहता है कि no court shall take cognizance of any offence under the act without the previous sanction of the central or state government or any officer authorized by them. मतलब इसका क्या हुआ, UAPA का सेक्शन 45 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट, ठीक है, तब तक एक ऑफेंस को कंसिडर भी नहीं कर सकता UAPA के तहत जब तक उसको उस ऑफेंस के पीछे सैंक्शन यानी कि ऑर्डर या फिर अप्रूवल कहाँ से नहीं मिल जाता, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर से. फिर अगर हम बात करें क्लॉज 2 की सेक्शन 45 के, तो द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन हैज टू बी गिवन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी. मतलब सैंक्शन जो प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग्स चालू करने के लिए जो सैंक्शन मिलेगा वो एक प्रिस्क्राइब टाइम के विद इन ही मिलेगा, और वो भी तब जब बेसिकली
बेसिकली एक कंपीटेंट अथॉरिटी एक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द एविडेंस। अब ये आप अच्छे से समझिए कि एविडेंस जो भी है आप ये नहीं कह सकते प्राइमा फेशिये, ये तो जैसे ही आपके पास आया आपने कहा हाँ लग तो यही रहा है कि ये तो एक्यूज्ड है और इसके माओइस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट गिव इट अ रिव्यू, जस्ट आप थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करिए एक न्यूट्रल मैनर में, ये एविडेंस है क्या है क्या नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इट हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट रिव्यू, ठीक है, बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर सैंक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी लेकिन एक जब तक कंपीटेंट अथॉरिटी उसको एक इंडिपेंडेंट रिव्यू एविडेंस का नहीं कर देती, फिर वो सरकार को रेकमेंड करेगी, फिर सरकार सैंक्शन करेगा किसको, किसी भी बेसिकली कोर्ट को आप कह सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस इन्वेस्टिगेटर्स सेंट, अब इस केस में क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेटर्स ने एविडेंस भेजा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन उसका एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कर लेगा, ठीक है। फिर डायरेक्टरेट ने क्या बोला, डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर थे बेसिकली उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि देखिए हमें तो प्राइमा फेशिया केस लग रहा है अगेंस्ट द अक्यूज, मतलब जो अक्यूज्ड हैं वही दोषी हैं, हम तो ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन ओनली हमें यही लग रहा है कि एविडेंस बिल्कुल उनके खिलाफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सैंक्शन अकॉर्ड कर दी गई सरकार द्वारा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द एडिशनल चीफ, सरकार इन द सेंस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इन्होंने सैंक्शन ग्रांट कर दी। द फर्स्ट सैंक्शन वाज रिसीव्ड ऑन February 15, 2014 अगेंस्ट द 5 अक्यूज्ड, ठीक है, जिनको बेसिकली अरेस्ट किया। अब देखिए फर्स्ट सैंक्शन कब आई, आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, 2013 में अरेस्ट कर दिया गया था अक्यूज लोगों को, 5 मैंने आपको बताया था, और 2014 में फर्स्ट सैंक्शन आ रही है, ठीक है। फिर 2014 में आपको पता है जीएन साईं बाबा को अरेस्ट किया गया, तो उनकी सैंक्शन कब आई, 2015 में। अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम क्योंकि आगे इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। व्हाट डिड द हाई कोर्ट से ऑन द ग्रांट ऑफ सैंक्शन, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है कि जो 2008 की अमेंडमेंट है टू सेक्शन 45 ऑफ यूएपीए, तो उसने बेसिकली स्पेसिफाई किया था कि जो सैंक्शन है, जो प्रोसिक्यूशन चालू करवाने से पहले वो सिर्फ ओनली द एम्फेसिस इज ऑन द वर्ड ओनली, तभी होनी चाहिए शुरू जब तक बेसिकली आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यू की कंसिडरेशन नहीं ले लेते, ठीक है। एक ऐसी अथॉरिटी द्वारा इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाइए जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार अपॉइंट करेगी, ओके क्योंकि ये बेसिकली एक एडिशनल सेफगार्ड या फिल्टर की तरह एक्ट करेगी। एविडेंस का इंडिपेंडेंट रिव्यू होना बहुत जरूरी है, हाई कोर्ट ने यही बोला। द एम्फेसिस ऑन द वर्ड ओनली इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल सेफगार्ड, ओके। इन्होंने बोला देखिए जब ये लेजिस्लेचर ने ये लॉ लाया होगा तो उनका इंटेंशन समझने, जब भी देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है एग्जांपल, तो वो क्या करती है, व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, यही सोचती है। तो लेजिस्लेचर्स के भी तो इंटेंट को समझना पड़ेगा कि उन्होंने अमेंडमेंट क्यों की होगी, तो ये अमेंडमेंट में ओनली वर्ड क्यों लिखा होगा, इसीलिए क्योंकि वाज टू बेसिकली इंश्योर दैट द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज एडेड, assisted and guided by the independent review of the evidence gathered in the course of investigation, ठीक है। तो कोर्ट ने और क्या क्या रेफर किया, कोर्ट ने पी चिदम्बरम जो उस टाइम पे बेसिकली हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उन्होंने लोकसभा में अपनी स्पीच दी थी जब ये अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2008 में, उन्होंने यही कहा था। देखिए हाँ बिल्कुल एग्जीक्यूटिव आर्म है वो इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन डेफिनेटली एविडेंस का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू होना बहुत जरूरी है, ओके क्योंकि जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी इट वुड बी लाइक अ लीगली ट्रेन्ड माइंड विच वुड एक्ट एज अ clean sanction filter for any case where the evidence did not warrant prosecution, okay यही चीज इन्होंने बेसिकली जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने भी याद की जब इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया था, ओके अब देखिए बात क्या है, आप समझने की कोशिश करिए कि एक बात क्या है, सैंक्शन की बात है, हर चीज सैंक्शन तो मिल गई थी, हमने देखा सैंक्शन तो सरकार ने दे दी थी तब भी, तो फिर सैंक्शन की मुद्दे पे हाई कोर्ट ने इसको नल और वॉइड कैसे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जो सैंक्शन है वो सिर्फ नेम और सेक के लिए नहीं, एक रिचुअल नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए सैंक्शन दे दिया, लेकिन सैंक्शन का इंटेंट क्या था, सैंक्शन का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू के बाद सैंक्शन होनी थी, ठीक है। ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, तो यही इन्होंने कहा है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ के इंटेंट को देखा जाए, उसका क्या पर्पस था, ना कि प्रोसीजर क्या लिखा है उसके अंदर, पहले सैंक्शन होगी फिर उसके बाद यहाँ जाएगा फिर वहां फिर कोर्ट उसे कंसिडर कर सकता है, दिस इज प्रोसीजर, दिस इज नॉट ड्यू प्रोसेस, ओके। तो द रिपोर्ट बाय द डायरेक्टरेट वाज नथिंग, अब देखिए हाई कोर्ट ने कहा है जो रिपोर्ट डायरेक्टरेट ने दी ये तो बस एक कम्युनिकेशन थी, एक मैसेज था, कन्वे किया जो उन्होंने कि देखिए हमारा तो यही कंक्लूजन है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट ही सारे एविडेंस जा रहे हैं, तो
ये तो बिल्कुल उसके बराबर है कि एक रिपोर्ट नहीं गई. इट इज लाइक एन एब्सेंस ऑफ अ रिपोर्ट ऑल टुगेदर. आप ये देते, कंक्लूजन करते या ना करते, एक ही बराबर था सब कुछ. इट वॉज नॉट इवन akin to a sanction. Okay, the order noted that the sessions court had taken cognizance of the offense. अब एक और चीज जो मैंने आपको डेट पे इतना एम्फेसिस दिलाया, यही हाई कोर्ट ने भी बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि सेशंस कोर्ट ने ऑफेंस की कॉग्निसेंस पहले ही चार्जेस फ्रेम करने शुरू कर दिए. फर्स्ट विटनेस को भी उन्होंने कब देख लिया था, जब तक बेसिकली सैंक्शन आई भी नहीं है, सैंक्शन ही नहीं आई सरकार द्वारा, और आपने पहले ही फर्स्ट विटनेस भी देख लिया, सारे विटनेसेस से सुन भी लिया. हाउ, व्हेन द लॉ डजंट स्टेटेड. तो आप समझने की कोशिश की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द कोर्ट रिजेक्टेड द प्रोसिक्यूशंस आर्ग्यूमेंट. अब देखिए सरकार ने बेसिकली क्या रखा कि उन्होंने बोला कि देखिए इनवैलिडिटी और एब्सेंस ऑफ अ सैंक्शन वाज अ क्यूरेबल डिफेक्ट. क्यूरेबल क्या होता है? क्यूरेबल यानी कि जो चीज ठीक की जा सकती है. एक ऐसा डिफेक्ट है, छोटा मोटा डिफेक्ट है ना. इसके आप इतने छोटे से डिफेक्ट के लिए कि सैंक्शन का इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, ये प्राइमा फेशिये आपने बोल दिया, इसके बेसिस पे आप इसको एक्विट मत करिए, आप बाइज्जत बरी मत करिए इनको. ठीक है, हम इसे क्योर कर सकते हैं, हम करवा लेते हैं इन्वेस्टिगेशन. तो ये चीज तो अब, लेकिन देखिए कोर्ट ने क्या कहा, every legislatively provided safeguard, however minuscule, must be zealously protected. मतलब एक कोई भी सेफ गार्ड, ओनली तो एक वर्ड है जो सेफ गार्ड के रूप में एक्ट कर रहा है. ठीक है, कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर उसको हम पूरे पैशन के साथ प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वी वुड एंश्योर दैट द जस्टिस हैपेंस. ओके, अब हमने ये सब कुछ देख लिया. अब हम देखिए कोलिजियम वाला एडिटोरियल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम द हिंदू के आर्टिकल्स देखेंगे. ओके, ऑलराइट. अब देखिए एक मीटिंग, सबसे पहली तो बात, कोलिजियम क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ. कोलिजियम एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर एक मेंबर के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है अपने से की. ठीक है, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है. सबसे बड़ी चीज मतलब जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ओपेक मैनर में फंक्शन करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. वही जजेस अपॉइंट द जजेस डिसाइड करेंगे कि हम और कौन से और जजेस अपॉइंट होंगे. तो इट इज लाइक अ सेल्फ प्रोपोगेटिव थिंग. ओके, तो अब इसी के कंडीशन में एक नई क्रिटिसिज्म क्या आती है कि एक देखिए 26 सितंबर को क्या होना था, एक मीटिंग होनी थी जिसमें बेसिकली जो 5 कोलिजियम के मेंबर्स थे, एक मीटिंग हुई 26 सितंबर को जिसमें 5 कोलिजियम के मेंबर्स प्रेजेंट थे. 5 मेंबर्स का ही कोलिजियम होता है, राइट. तो उसमें क्या किया गया, बेसिकली देखिए 6 वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है. ठीक है, उसमें से उन्होंने फिर देखिए क्या किया, एक को तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया. ठीक है, उस मीटिंग वाले दिन डिसाइड हो गया 26 सितंबर को कि जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है, जो भी बेसिकली चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, अब वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे. ये तो चलो हो गया डिसाइड. ठीक है, फिर और भी नाम थे जो बेसिकली कंसिडर करने थे उन्हें, जो बाकी बचे हुए स्लॉट्स हैं. ठीक है, उसके लिए. ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे 4 आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक होते हैं लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इनको बेसिकली जज बनाना है कि नहीं, ये कंसिडर करना था. ठीक है, अब बोला ठीक है कि ये जो बचे हुए 5 स्लॉट्स हैं हम सितंबर 30 को सुन लेते हैं. लेकिन जो मीटिंग सितंबर 30 को होनी थी ये नहीं हो पाई, क्योंकि जो जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, जो आप जानते हैं सीनियर मोस्ट प्यूनियर जज हैं बेसिकली, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, 9:30 बजे तक रात के उनकी हियरिंग यानी कि कोर्ट का काम खत्म नहीं हुआ. आपको पता है बहुत सारा इस बारी बर्डन डाल दिया गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस यूयू ललित के पास बहुत कम टाइम है, 74 डे टेन्योर है, तो उन्होंने बहुत सारे केसेस लिस्ट कर दिए थे एक दिन के लिए. 50 60 केसेस थे जो सुनने थे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड था. 9:30 बजे तक वो यही सुनते रहे. ठीक है, अब देखिए मीटिंग तो नहीं हो पाई, तो देखिए यहाँ से सारा मुद्दा शुरू होता है. मीटिंग नहीं हो पाई तो सीजेआई ने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए हमें ये तो करना ही था आज, मतलब जो बची हुए 5 हमारे पास वैकेंसीज थी उनके बारे में हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम अप्रूवल ले लेते हैं सर्कुलेशन के माध्यम से. ठीक है, हम नहीं मिल पा रहे फेस टू फेस, तो उन्होंने एक रिटन सर्कुलेशन करा, मतलब एक रिटन उस पर कि आप अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, उस पर आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, है ना, वो सर्कुलेट करवा दिया ऊपर वाले फ्लोर पे नीचे ऐसे. ठीक है, तो 2 जजेस अकॉर्ड अप्रूवल. अब देखिए 2 जजेस ने तो अपना अप्रूवल दे दिया. 5 होते हैं ना कोलिजियम में, चीफ जस्टिस यूयू ललित तो है ही, तो चलिए 2 जजेस ने और दे दिया. लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर, उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं अप्रूवल देंगे.
बात ये नहीं है कि जिनके नाम कंसिडरेशन में है वो उनके अगेंस्ट है, बात है प्रोसीजर और सर्कुलेशन। उनका ये कहना है, देखिए आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि फेस टू फेस मीटिंग के बजाय ऐसे सर्कुलेशन या ऐसे करके हमने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग वी लाइक एंड दिस गोज अगेंस्ट द प्रोसीजर विच सुप्रीम कोर्ट हैज टू फॉलो एंड वी वुड एक्चुअली प्रिजर्व दिस ट्रेडिशन ऑफ आवर्स। ठीक है, ये चीज अब देखिए ये हमने देख लिया। इन द मीन टाइम अब क्या हुआ, इतने में ही अचानक से एक लेटर आता है लॉ मिनिस्टर से, किरण रिजिजू इज लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। उन्होंने एक लेटर भेजा सीजेआई को, यानी कि यूयू ललित जी को। उन्होंने बोला कि अब आप हमें बताइए कि आप अपना सक्सेसर किसको चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब बिल्कुल कर्टन गिर जाता है हर चीज पे, अब कोई अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती। देखिए आप नहीं समझ पाएंगे ऐसा क्यों है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुली रिटन थिंग इज दिस। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमें आज तक समझ नहीं आया। देखिए क्या होता है ना, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ लिया कि आपके सक्सेसर कौन होंगे, अब उस पर आप अपना बेसिकली रिकमेंडेशन दीजिए। उसके बाद जब वो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, उसके बाद कोई फर्दर अपनी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के जज की, किसी की भी। तो इनका यही कहना है कि हमें आज तक समझ नहीं आया कि जो अपना लास्ट मंथ का टेन्योर होता है, नवंबर में तो चेंज होने वाले हैं ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक ही महीना रह गया। अपने लास्ट महीने में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अचानक से उनका कोलिजन लेम डक क्यों बन जाता है, मतलब वो अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सकते। जबकि अगर वो अपने टेन्योर के लास्ट वाले दिन भी कोई एक जजमेंट देंगे वो पूरे देश पे लागू होगी, उसकी अथॉरिटी है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। दिस इज absurd, isn't it? ठीक है, ये चीज अब यहाँ पे लिखा है कि सिंपली पुट सिंस द मैटर इज ऑफ ऑब्वियस इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था अपॉइंटमेंट को डिले करना जबकि वैकेंसी है, इट्स नॉट अ गुड थिंग गिवन द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। ओके, ये चीज अब देखिए बात इन्होंने सिंपल सी लिखी है कि क्यों 5 लोग जो सेम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं अगले दिन क्यों नहीं मिल सकते, अगले दिन नहीं मिल पा रहे तो उसके अगले दिन मिल लो। बिजनेस हैज टू बी कंक्लूडेड ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ बिजनेस वर्क्स। ओके, अगर ठीक है मीटिंग इन पर्सन वॉज सो डिफिकल्ट तो आप क्या कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे। ऑनलाइन एक दूसरे से पूछ रहे थे, ग्रुप होगा आपका, कोई कुछ तो होगा। जब डिजिटल इंडिया का दौर है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, कोर्ट खुद ने कोर्ट में ई कोर्ट्स चलाए हैं कोविड 19 के टाइम पे, फिर क्यों नहीं हो सकता था ये। ओके, तो ये बड़े सारे क्वेश्चन जिन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। अब देखिए इन्होंने कहा है प्रॉब्लम ये है कोलिजम के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला कोई कोलिजम के अंदर है ही नहीं। कोलिजम में सारे के सारे जजेस हैं जो मतलब ट्रेडिशनल और उन चीजों को फॉलो करते हैं, ये सवाल कौन पूछेगा उनसे। ठीक है, तो बहुत बार टाइम एंड अगेन इट हैज बीन वाइडली कमेंटेड दैट दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑब्वियसली कोलिजम का कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, कहीं भी नहीं। ये 3 जजेस केस जो हमने डिस्कस किया उसके माध्यम से कोलिजम इवॉल्व होके आता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ऑलराइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द लास्ट वर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये बात आपको पता है, ये प्रोविजन। लेकिन बात क्या है, कोर्ट ने क्या कर दिया अपने 3 जजेस केस के तहत कि कंसल्टेशन जो हम देंगे कोर्ट के जजेस, कोलिजम जो देगा उसको आपको कॉन्कर करना पड़ेगा, भाई आप अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फाइनल अथॉरिटी किसके पास आ गई, फाइनल अथॉरिटी आ गई जजेस के पास। नॉट ओनली दैट, व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम इवन वर्स इज दैट देयर इज नो सीट इन द कोलिजम। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कोलिजन में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो नॉन जज है, ना ही एग्जीक्यूटिव से, ना लॉयर है कोई, बार से कोई नहीं है, मतलब कहीं से भी नहीं। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज नो वन टू ऑफर सजेशंस और रेज क्वेश्चंस। ओके, ये चीज जो ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ओके, अब देखिए 2014 में क्या हुआ था। 2014 में पार्लियामेंट ने बाय यूनानिमिटी मतलब सबका सबका एक ही वॉइस था, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा है ये। तो बाय यूनानिमिटी पार्लियामेंट ने क्या किया, एनजैक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया, एनैक्ट किया इसको इस लॉ के तहत। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होगा, अब आप इसकी कॉम्पोजिशन ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होंगे, 3 जजेस होंगे, एक होंगे लॉ मिनिस्टर, 2 होंगे एमिनेंट पर्सन्स जो बेसिकली अपॉइंट करेंगे मिलके। 5 लोग हो गए, कोलिजियम 5 मेंबर ही रहा लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। ठीक है, तो जो मिलके अपॉइंट करेंगे जजेस को। अब देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एनजैक को। उन्होंने क्या कहा, 4:1 मेजोरिटी के साथ। सोचिए सिर्फ एक डिसेंट वॉइस थी, चारों ने बोला नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा, देखिए आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जा रहे हैं। ये वर्ड्स कुछ कुछ यहाँ नहीं लिखे बट आई हैव टू स्टेट देम। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है एंड ऑल ऑफ दैट, उन्होंने ये सब कुछ कहा आपने उसमें। ओके, तो ये आप देख सकते हैं
इफ द कोर्ट वाज, अब देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है, आई वुड से कि आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कोर्ट ने इन्होंने बोला है कि अगर कोर्ट इतना ही कंसर्न था, ठीक है, ये एक कंसर्न हो भी सकता है कि कभी कभी वो अपॉइंटमेंट पे उन्हीं का जो वॉइस है वो ओवरऑल ना हो जाए। देखिए अब एक बात देखिए, कॉम्पोजिशन को हम दोबारा देखते हैं, 3 जजेस हैं, एक लॉ मिनिस्टर है, 2 एमिनेंट पर्सन। अब 2 एमिनेंट पर्सन भी तो सरकार लेके आएगी, तो लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्सन, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, तो मेजोरिटी तो जजेस के पास रही नहीं ना, उनका से तो रहा ही ना, क्योंकि एक्चुअल में है तो उन्हीं के पास सारी नॉलेज ना कि कौन से जजेस अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे सीनियोरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ये चीज तो ठीक है, ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा आप क्या कर सकते थे, एक डिलीट कर देते, आप पूरे उसको ओवर रूल करने की बजाय आप एक चीज कर सकते थे, एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने की बजाय आप डिलीट कर देते सेकंड एमिनेंट पर्सन को। इससे क्या होता, आपके पास मेजोरिटी आ जाती। आपके पास मेजोरिटी कैसे आती, देखिए अगर आप यहाँ पे हम देखें कॉम्पोजिशन में, अगर आप फॉर एग्जांपल 4 जजेस भी हो जाते, 4 जजेस हो जाते, एक लॉ मिनिस्टर हो जाते, एक एमिनेंट पर्सन, तो 2 हो गए। अगर सरकार का एमिनेंट पर्सन भी है, अगर स्पोक्स पर्सन ऑफ सरकार ही आ गया यहाँ पे, तो 2 हो गए और यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, राइट, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन, 3, अच्छा 6 मेंबर की ये बॉडी थी, ऑल राइट। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली 6 मेंबर में से अब 4:2 पे आ गया, यानी कि मेजोरिटी किसके पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। तो ये आप कर सकते थे, यू कुड हैव एक्चुअली ट्विस्टेड एंड टर्न द कॉम्पोजिशन ऑफ इट, बट स्ट्राइकिंग डाउन एक भी एग्जीक्यूटिव वॉइस है ही नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं, आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, दैट्स द आई मीन क्रक्स ऑफ इट। ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, अब देखिए एक और यहाँ पे कुछ और सजेशंस है, अगेन आई वुड रेकमेंड यू शुड नोट देम डाउन। रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले कुछ सालों में, अब देखिए एनजैक को गए हुए 2014-15 की बात है ये, ठीक है, तो अब इसको गए हुए कुछ साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने ये मुद्दा दोबारा सोचा ही नहीं कि हमें कमीशन बनानी चाहिए, ठीक है, उन्होंने वो स्ट्राइक डाउन कर दिया, किसी और फॉर्मूला के साथ आ जाते, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का वो मतलब वो चला ही गया, उनके कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी है, वन वंडर्स व्हाई, और हम सोचते हैं क्यों। शायद ऐसा हो सकता है, जो है भी शायद कहीं ना कहीं, कि जो सक्सेसिव कोलिजन्स आए हैं अभी तक, उनमें से किसी ने भी ऐसा नाम सजेस्ट नहीं किया या रेकमेंड नहीं किया विच इज नेदमा टू द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार को पसंद ना आए, ठीक है, ये चीज तो, पर ये भी एक कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन तो है नहीं, कब तक आपको कोई पसंद नहीं आएगा, बट स्टिल इट डज नॉट एक्चुअली क्योर द प्रॉब्लम। तो इसलिए दिस इज द टाइम कि आप दोबारा रिविजिट करिए, एक ट्रांसपेरेंसी जो लानी जरूरत है इन अपॉइंटमेंट में। अब एक और चीज जो आपको यहाँ से पता चलती है, while doing so we may also ask, हमें एक और चीज यहाँ से ये आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि क्यों कोई भी अपॉइंटमेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली कैटेगरी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस में नहीं करे जाती, क्यों नहीं की जाती उनमें से अपॉइंटमेंट। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसका आर्टिकल 124 कहता तो है कि या तो ये एडवोकेट जितने इतने साल किया हो, या हाई कोर्ट का कोई जज जिसने इतने साल प्रैक्टिस की हो, या फिर कोई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की, इन चीजों की, चाहे वो लॉयर है भी नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो वो उनको भी आप ला सकते हो, जो जिनको एक्सपीरियंस इतना है, मे बी यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ ऑप्शनल ले लेते हैं और धीरे 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 इतना बिल्ड कर लेते हैं, दे बिकम डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यस। तो ये तो आज तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया, ये एक बहुत बड़ा सजेशन है। एक और सजेशन जो आपको यहाँ से मिलता है, अपॉइंटमेंट्स टू द टॉप कोर्ट सीम टू बी द प्रिजर्व ऑफ जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स विद अ हैंडफुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द बार। अब बार से भी, अब देखिए मोस्टली लोग सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही पेंडिंग नेम्स हैं, जो बेसिकली क्या होंगे, उनको एलिवेट किया जाएगा किस लेवल तक, सुप्रीम कोर्ट के जज तक। तो बार से भी तो कितने सारे, सिर्फ कुछ एक मुट्ठी भरी अपॉइंटमेंट हुई आज तक बार, यानी कि लॉयर्स में से, एडवोकेट्स में से, विच इज अगेन समथिंग which should be pondered upon. All right, let's move on to the Hindu के articles. Indian students tapped in Australia for cash. अब देखिए क्या हुआ है, बेसिकली एक इंडियन स्टूडेंट थे जिनका नाम आई थिंक शुभम गर्ग है, यस शुभम गर्ग, 28 ईयर ओल्ड, वो ऑस्ट्रेलिया में उनको स्टैब किया गया इन द फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन, और बेसिकली किसके द्वारा, एक ऐसे इंसान द्वारा जो उनसे बोल रहे थे मुझे पैसा दो एंड ऑल ऑफ दैट, ही एक्चुअली स्टार्टेड डिमांडिंग कैश। अब देखिए जो वो इंसान है, इज इन अ स्टेबल सिचुएशन राइट नाउ, ओके, क्योंकि उनकी सर्जरी हो गई है और वो हॉस्पिटल में अभी तो एडमिट है, बट इज फाइन। पर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है वो ये है, जो हमारे इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, मतलब वो काफी डर में है कि ऐसे इस तरह के इंस्टेंसेस, यूएसए जाइए तो वहाँ पे रेशियल जो एटीट्यूड है वहाँ के लोगों का, गोरा काला एंड ऑल ऑफ दैट, इस तरह की हेट्रेड,
ऑस्ट्रेलिया जाइए तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो कहाँ जाएंगे हमारे यहाँ के? कहने को डील साइन तो सरकार कर लेती है आपस में कि इतने ज़्यादा हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला देंगे फॉरेन स्टूडेंट्स को, बट वेयर इज़ द सिक्योरिटी? आप हमारे बच्चों को वहाँ सिक्योर भी रखेंगे? इज इन दिस एन इशू जो बायलेटरल लेवल पर डिस्कस करा जाना चाहिए? आई होप किया भी जाएगा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ज़रूर इसको रखेगी। पुतिन सेज ही डजंट सी द नीड फॉर टॉक्स विद बाइडेन। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप G20 के समिट जो नवंबर में होने वाला है उसमें पुतिन के साथ मिलेंगे, तो उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने, मैंने आपको बताया था, उन्होंने बोला था कि हम वैसे तो कोई ऐसा इंटेंशन मेरा है नहीं, पर हाँ अगर मिले बाय चांस, अगर वो आते हैं मेरे से बात करने, तो मैं उनसे बोलूंगा कि ब्रिटनी ग्रिनर जो एक बेसिकली बास्केटबॉल प्लेयर है जिनको डिटेन किया हुआ है रशिया ने, मैं उनके रिलीज के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। ठीक है, ये चीज। अब देखिए इस पे दोबारा पूछा गया व्लादिमीर पुतिन से, तो उनका क्या कहना है? रशियन प्रेसिडेंट कहते हैं देखिए मुझे तो कोई नीड ही नहीं लगती बातचीत करने की अपने यूएस काउंटर पार्ट से, तो क्या बात करेंगे हम? द क्वेश्चन ऑफ माई ट्रिप। अब देखिए इन्होंने साथ में बोला कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ नवंबर में जो G20 की समिट होने वाली है बाली में। सो हाउ डू आई से कि क्या है, मतलब मेरे प्लान्स हैं कि नहीं है। अटैक ऑन इंडियन, अब देखिए यही वाला उसका फॉलो अप है, कुछ कुछ डेटा यहाँ से। ऑलराइट, ये सिडनी में हुआ है। दिस कम्स एज ऑस्ट्रेलिया हैज विटनेस। अब देखिए क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस होने वाले हैं सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि पहले चाइना हुआ करता था, अब चाइना और इनका रिश्ता सही नहीं है, आपको पता है, क्वाड मेंबर हैं ये भी, और बहुत सारी और चीज़ें हैं इनके बीच में, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया का विजन है, ये वो। ठीक है, तो जिस वजह से अब चाइना के जो बच्चे हैं वहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है उनका नंबर्स। ओके, तो अब इंडिया उसको टेक ओवर करने वाला है, लेकिन गिवन द plight of Indian students there, of course there has to be a rethink about the bilateral engagements. Global hunger index is out. India in serious category at rank 107. अब क्या हुआ है देखिए, अगेन है कंसर्न, पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की। बहुत सारे ठीक है, हाँ कुछ मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनका जो मेथोडोलॉजी है कंडक्ट करने की वो सही नहीं है, पर बहुत सारे कंसर्न्स भारत में भी हैं। ऑलराइट, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। इंडिया रैंक्स 107 out of 121 countries on the global hunger index, in which it fares worse than all countries in South Asia barring वॉर टोन अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान को अगर हम छोड़ दें, उनके एक्सेप्शन को अगर हम हटा दें, तो फिर हम साउथ एशियन रीजन में सबसे ज़्यादा बुरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, GHI के जो स्कोर हैं बेसिकली, अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, GHI के जो स्कोर्स हैं वो कौन सी वैल्यूज़ पे, 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके माध्यम पे हम डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री का स्कोर अच्छा है, कौन सी कंट्री का बुरा है। कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं? अंडर नरिशमेंट, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे। चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब आपका हाइट कम है आपकी एज की वजह से, उतनी आपकी हाइट बढ़ी नहीं। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग मतलब आपकी, चलिए हाइट बढ़ गई लेकिन हाइट के हिसाब से वेट सही नहीं है। ठीक है, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब डेथ। ठीक है, ये चीज़। कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, आपको पता है कौन कौन सी 5 कैटेगरीज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर ऑफ कोर्स। लो, मॉडरेट, सीरियस, तो हम सीरियस पे हैं, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ये बात आप देख सकते हैं, 100 पॉइंट स्केल पे बेसिकली रेट किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग 0 है बेसिकली बेस्ट, क्योंकि नो हंगर 0, और 100 है वर्स्ट। ओके, इंडिया का स्कोर है 29.1, विच ऑफ कोर्स ब्रिंग्स अस टू द सीरियस कैटेगरी। ऑलराइट, श्रीलंका का आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तक हमसे आगे है इस चीज़ में, तो जिसके साथ हम बार बार अपना कंपैरिजन करते रहते हैं, और हमारे लोग यहाँ के बस यही सोच के खुश होते रहते हैं, व्हाई डू इवन कंपेयर आवरसेल्व्स टू पाकिस्तान, मतलब देयर इज नॉट इवन अ कंपैरिजन। हम बस इतना खुद को बोल के नहीं खुश कर सकते कि ठीक है हम एटलीस्ट पाकिस्तान से तो बेटर है। कम ऑन, गेट ओवर इट। उनको खुद को पता है कि अब उनका अलग है, उनको अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में जहाँ भारत पहुंच चुका है। सो let's aspire for better, greater. Okay, I'm not actually saying it is definitely बहुत difficult, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, सब तक खाना पहुंचाना, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आई सीरियसली डाउट इवन द मेथडोलॉजी ऑल्सो, मेथड इनका कुछ कुछ सही नहीं है। ये फ़ोन बेस्ड मेथड इन्होंने किया कोविड-19 में, सबसे कॉल करके पूछा, बहुत सारे डेटा इन्होंने लिए भी नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, बहुत सारा डेटा ये लोग एक्रो भी नहीं करते, तो कहीं कहीं दिक्कतें तो इनकी मेथडोलॉजी में भी है। इंडिया चाइना अग्री फॉर मोर मिलिट्री टॉक्स टू रिजॉल्व LAC इशूज। अब फाइनली इंडिया चाइना ने फ्राइडे को बोला है, अग्री किया है कि हम अनदर राउंड ऑफ टॉक्स को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं अपने सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, जो जितने भी इशूज बाकी LAC पे रह गए हैं, ताकि हम बेसिकली नॉर्मैलिटी वाली जो सिचुएशन थी उसको रीस्टोर करने में सक्षम हो सके। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर
आर्टिकल। नाउ दिस इज एन एडिटोरियल, नो टाइम फॉर प्लेसिबो। देखिए ये चीज हम कम से कम 5-6 बार डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनली गैम्बिया में 66 डेथ्स हुई हैं बच्चों की, जिसमें बेसिकली जो कफ सिरप था, हमारे यहाँ की जो मेडन फार्मास्यूटिकल्स थी, जो सोनीपत में यानी कि हरियाणा में बेस्ड एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जब एक्सपोर्ट किया गैम्बिया यानी कि एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन को, तो एक कॉजल रिलेशनशिप रिपोर्ट WHO के अभी तरफ से आई नहीं है, पर बहुत हद तक आशंका यही है कि हमारे इनके एक्सपोर्ट के कंजम्पशन की वजह से, जिसमें जो कंटामिनेंट्स थे वो डाइएथाइलिन ग्लाइकोल और एथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो गया था बच्चों का, जिस वजह से उनकी जान चली गई। ठीक है, तो ये आपको केस पता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों जरूरी है इसको बहुत ही पार्शियल वे में देखना। क्योंकि देखिए बात ये है कि बहुत ज़रूरी है, हमारे पे ना बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज निर्भर है हमारे ड्रग्स पे, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स पे, वैक्सीन पे, क्योंकि हम जो साउथ साउथ सॉलिडारिटी है, जो साउथ नेशंस हैं, जो ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हम एक लीडर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज खराब हो, और होनी भी नहीं चाहिए। वी शुड एक्चुअली बी डूइंग एन इम्पार्शियल स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। ओके, यही इसी बारे में बेसिकली पूरा एडिटोरियल है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की, इनके प्रोविजंस की अगर हम बात करें, तो इन थ्योरी एटलीस्ट ये इट कम्स डाउन हेविली ऑन मैन्युफैक्चरर्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो एडल्टरेटेड बेसिकली अगर ड्रग्स बनाता है जिसमें कंटामिनेंट्स होते हैं, एडल्टरेशन होती है, ठीक है, तो वो बहुत सारे पेनल्टीज हैं उन पे, ये सब वगैरह पिनलाइज बहुत ही बुरी तरह से करता है। और कोई भी ग्रॉस वायलेशन होती है किसकी, एक प्रिस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है हर ड्रग की, अगर कोई उसके खिलाफ जाके कोई और सस्ता डाल देते हैं, प्रैक्टिस कोई और करते हैं, प्रोसीजर कोई और फॉलो कर लेते हैं, उन पे भी इम्प्रिजनमेंट कब तक की है, अप टू 10 years, और फाइन अप टू 10 लाख। ओके, तो 10 साल की सजा इज ह्यूज। अब इन प्रोविजंस की अगर हम बात करें, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। थ्योरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, थ्योरी में तो इट कम्स डाउन हेविली, बट इन प्रैक्टिस बहुत ही रेयरली इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं डाइइथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग के भारत में। ठीक है, अगर हम 2020 की अगर बहुत रिसेंटली बात करें, तो एक कफ सिरप था जिसको किसने मैन्युफैक्चर किया था, एक हिमाचल बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम था डिजिटल विजन। उनको उस कफ सिरप को कंज्यूम करके 13 बच्चों की डेथ हो गई थी जम्मू और हिमाचल में। बहुत बार हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर टेस्ट से साफ पता चल गया था कि डाइइथाइलिन ग्लाइकोल की कंटामिनेशन थी कफ सिरप में। इसी की बात को कफ सिरप को बिल्कुल बैन कर दिया गया भारत में। अब सस्पेंशन होती है, ठीक है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सस्पेंशन बिकती हैं, तभी तो लिखा होता है शेक बिफोर यू कंज्यूम, है ना। Other inspections by regulatory bodies found that the Digital Vision had violated mandatory manufacturing practices as well. तो इन्होंने तो दोनों चीज की थी, ठीक है। तो फिर ये सब हमने देख लिया, लेकिन फिर भी कोई सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन तो हमने देखी नहीं उनके खिलाफ, क्योंकि बात ये है कि ठीक है, बहुत सारे और इंस्टेंसेस में भी सेम चीज की गई, बहुत कुछ खास प्रोसिक्यूशन हमने लीगल प्रोसीडिंग्स देखी नहीं, क्योंकि घुमा फिर आके बात यहाँ आके रुक जाती है कि ऐसे कुछ कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्सिबल थी उनकी डेथ के लिए बच्चों की, यही एक मेडिसिन ही होती, और कुछ था ही नहीं। उनको घुमा फिरा के कहते थे इस बच्चे को ये भी तो दिक्कत थी, क्या पता ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, एक इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हुई नहीं, ठीक है। अभी जो गैम्बिया का केस है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल आउटक्राई लेके आया है, इसीलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ये हाईलाइट करता है कि हाईलाइट जब WHO ने किया तो अब सबको पता है कैसा हुआ है, और इंडिया इसके लिए रीजन भी बन सकता है, ठीक है। तो इंडिया definitely has a reputation as a major global supplier of drugs and vaccines, and there will likely be greater scrutiny of India's actions. इसीलिए अब सारी कंट्रीज हमें देख रही है, स्पेशली जितनी भी इस तरह की बॉडीज हैं, वो कि मतलब भारत क्या करता है इस बारे में एंड ऑल ऑफ दैट। अब हमारे अर्ली रिस्पॉन्सेज तो डेफिनेटली वर नॉट गुड। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमारे लोगों को दिलासा दिलाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कहा, देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए ही इनको मैन्युफैक्चर किया गया था, तो यू बी फाइन विद दैट। यहाँ पे भारत में तो इसकी सेल भी नहीं हुई है इन पर्टिकुलर कफ सिरप्स की। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है मेडन फार्मास्यूटिकल्स को ही अगर हम देखें, जब इतने सारे केसेस, अब आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सुन के कि तमिलनाडु ने और केरला ने ऑलरेडी बैन कर दिया था जो प्रोडक्ट्स मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाए थे, क्योंकि कुछ इनको आशंकाएं लगी थी कि ये कंटामिनेंट्स डालते हैं, ठीक है। फिर भी मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट किया, सेम फॉर्मुलेशन को, सेम सॉल्ट को, पर अंडर डिफरेंट नेम्स, ताकि वो उसको एस्केप कर सके उस बैन को, ठीक है। तो एंड देयर इज नो रीजन टू अज्यूम दैट देयर डोमेस्टिक वेयर्स अंडरगो अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, आप कह रहे हो कि सिर्फ एक्सपोर्टेड वाले उनमें गलत था कुछ उनके फॉर्मुलेशन में, तो हमारे पास कोई रीजन भी नहीं है उनको उन पे विश्वास करने के लिए कि डोमेस्टिकली जो उन्होंने बेचा वो सही था। ओके, तो ये चीज एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करना चाहिए CDSO को, ऑलराइट, दैट कैन बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली। देखिए ये जो आर्टिकल ये वाला है इसमें सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं। लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द आर्टिकल्स फर्स्ट, अगर होगा तो वी विल डिस्कस। देखिए आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एक रूलिंग आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जिसमें आपको पता है केरला कर्नाटका सबने हाथ मिला के बोला था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला था कि 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है नेशनल पार्क्स के आसपास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास, वो 1 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो इको सेंसिटिव जोन कंपल्सरली डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेयर होने का मतलब वहाँ पे सब बैन, कुछ वहाँ पे जो कंपनी खुली हुई है वो उनको डिमोलिश करिए, कोई सोसाइटीज वहाँ पे हैं उन्हें हटाइए, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए केरला वगैरह जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा है ना, केरला में क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स लिव इन द विसिनिटी, मतलब वो ऑलरेडी उधर रहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो उनको डिस्प्लेस करोगे आप, मतलब ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इतने सारे लोग जो बेसिकली ऑलरेडी अपनी कॉलोनीज में वहां पे रह रहे हैं, या फिर उन बिजनेसेस का क्या होगा जो जजमेंट से भी बहुत पहले से वहां पे एस्टैब्लिश्ड है। तो इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला ठीक है हम सुन लेंगे आपकी बातें, डू नॉट बी दैट एंशियस अबाउट इट। तो अब देखते हैं कि इनकी फाइनल जजमेंट क्या आती है। हरियाणा पंजाब CMs फेल टू रीच कॉन्सेंसस ऑन SYL केनाल रोड। तो फाइनली आपको पता है सतलज यमुना केनाल, जो बेसिकली सतलज यमुना लिंक केनाल प्रोजेक्ट है, कितना ज़्यादा पॉलिटिकली कंटेंशियस इशू है। इंटर स्टेट, जैसे आप बेसिकली फेडरलिज्म का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है, कंपेटिटिव फेडरलिज्म में जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ये भी मैटर करते हैं। और ऑलमोस्ट हर इंटर स्टेट डिस्प्यूट के रूट्स पे लाई करता है एक नदी का पानी शेयर करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, चाहे आप वो केरला तमिलनाडु का हिस्ट्री उठा के देख लें, हरियाणा पंजाब का देख लें, तो ये चीज़, क्योंकि बात एक सिंपल सी है कि रिवर्स नो बॉर्डर्स। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। हरियाणा चीफ मिनिस्टर और आपको पता होगा हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, हरियाणा चीफ मिनिस्टर और पंजाब चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए मैंडेट किया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दोनों मिलिए और फाइनली डिस्कस करिए इस वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को। ठीक है, कि किसको कितना शेयर मिलेगा सतलज यमुना लिंक का एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मीटिंग हुई लेकिन कोई भी कंसेंसस रीच नहीं हो पाया। हरियाणा ने बोला देखिए कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल वाज नेसेसरी, कैनाल बनना बहुत जरूरी है एज इट इज द लाइफलाइन ऑफ स्टेट। पंजाब ने बोला कि देखिए हम तो एक बूंद नहीं देंगे अपने, हमारे पास कुछ शेयर करने के लिए है ही नहीं, तो हम पंजाब की बात सुन लेते हैं। पंजाब ने देखिए बोला है कि पंजाब वाज गेटिंग 18.56 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर विच हैज बीन, अब पहले देखिए उनको कितना मिल रहा था, 18.56 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करके 12.63 MAF कर दिया गया है। तो भगवंत मान का ये कहना है देखिए अब हमारे पास सरप्लस वाटर है क्या जो हरियाणा के साथ शेयर करे। हरियाणा को करंटली मिल रहा है 14.10 MAF सतलज से, यमुना से, उसकी रिवरलूट से। ठीक है, तो उसका, जबकि हरियाणा का एरिया भी छोटा है पंजाब से, तब भी हरियाणा को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इट इज वेरी वेरी आयरॉनिकल कि फिर वो और भी चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब। हम क्या करें, अपने यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको मतलब पानी के बिना छोड़ दें, वी शुड लेट देम बी स्टार्विंग और व्हाट, ये चीज इन्होंने बोली है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल इफ देयर इज एनी आर्टिकल। अब देखिए ये कुछ बहुत खास नहीं है, मुझे आपको बताना था कि कुछ ऐसा भी इवॉल्व हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, टेररिज्म से रिलेटेड देखिए हम बहुत सारे उसके रिलीजियस टेररिज्म, ये टेररिज्म, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो। ठीक है, तो हमें एवोल्यूशन देखना है कि इस कॉन्सेप्ट का कैसे हो रहा है। तो क्या हुआ है, एक द स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने फाइल किया एक चार्जशीट को किसके अगेंस्ट, एडिटर ऑफ द ऑनलाइन मैगजीन द कश्मीर वाला, और एक PhD स्कॉलर है, ऑलराइट, कि वो नैरेटिव टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये नई चीज़ है जो आपको देखनी है। नैरेटिव टेररिज्म क्या होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। नैरेटिव टेररिज्म का मतलब है कि आप क्या करते हो, एक नैरेटिव सेट कर देते हो दिमागों को, जब आपने इन्फ्लुएंस कर दिया। देखिए रीडिंग ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जो मीडिया है ना, मीडिया जिस तरह से हेडलाइन लिखेगी, एक ही हेडलाइन को 5 तरीकों से 6 तरीकों से लिखा जा सकता है, और हर तरीके का आपके दिमाग पे एक बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसीलिए मीडिया का जो
चाहे वो किसी तरह की मीडिया पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइटली सो. अगर वो उस चीज़ को नहीं निभा रहे, अगर वो नैरेटिव ही ऐसा सेट कर देते हैं दिमागों में, जब फिक्स्ड ही हो गया पहले ही, केस को इवॉल्व होने से पहले, किसी बात के आने से पहले आपने दिमाग में बिठा लिया स्टेट गलत है, स्टेट गलत है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत करिए, गलत करिए, देन आप समझ रहे हैं ना. तो ये नैरेटिव टेररिज्म तो हुआ. ठीक है, आप टेररिज्म नहीं कर रहे, आप वायलेंस नहीं करते, आप किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है टेरर आउटफिट में, बट दिस इज नैरेटिव टेररिज्म. ठीक है, तो दिस यू मस्ट always keep in mind. Do not ignore the role of women in livestock sector. अब हम देखते हैं कि women as livestock farmer क्यों important है हमारे लिए जानना. कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप यहाँ से लेके जा सकते हैं. वो ये है, देखिए लाइफ स्टॉक सेक्टर आपको पता है बहुत रैपिडली ग्रो करता हुआ एक सेक्टर है हमारी रूरल इकोनॉमी का. अगर हम बात करें हमारी नेशनल इनकम का 5% नेशनल इनकम का लाइफ स्टॉक सेक्टर से आता है. अगर हम एग्रीकल्चरल जीडीपी की बात करें 2018-19 में, तो उसका 28% लाइफ स्टॉक सेक्टर से आता है. और हम पिछले 6 साल की अगर आप बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग, लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो ग्रोथ है 7.9% की रेट से हुआ है. ओके, लेकिन अगर हम क्रॉप फार्मिंग का ग्रोथ देखें सिर्फ 2%. तो आप देख सकते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर की इंपॉर्टेंस. ओके, हमारी फील्ड स्टडीज, इनकी फील्ड स्टडीज जो 2 ऑथर्स हैं, उनकी फील्ड स्टडीज ये दिखाती हैं बेसिकली, जो उन्होंने लाइफ स्टॉक के ऊपर की है, कि ऑलराइट, कि रूरल हाउस होल्ड्स दैट ओन लाइफ स्टॉक, जिन रूरल हाउस होल्ड्स जो बेसिकली ओन करते हैं लाइफ स्टॉक को, उनके पास गाय हैं, भैंसे हैं, जो भी है, ठीक है, उसमें जो विमेन है, वहाँ की औरतें हैं बेसिकली, वो दे आर इनवेरिएबली एंगेज्ड इन एनिमल रेयरिंग. ओके, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. और ये तो बहुत ही, मुझे लगता है, अगर मैं इनकी रिसर्च भी ना इस चीज़ में कोट करूँ, तो आपको भी पता है कि कैसे विमेन इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में. यू ऑल नो दैट. ठीक है, हाउ दे मिल्क द काउज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. अब हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन अक्टूबर 15, यानी कि आज की बात है, तो इसीलिए इन्होंने ये एडिटोरियल के साथ ये लोग आए हैं. वी नीड टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन इन लाइफ स्टॉक रेयरिंग एंड टू इंक्लूड वुमेन इन ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट. मतलब वुमेन को इंक्लूड भी किया जाए, policy making and all of that. Okay, it is widely recognized that the majority of women workers in rural areas are engaged in agricultural activities. ये बात आपको पता है, जितना भी women workers हैं, mostly 72% उनका agricultural activities में involved है. ये बात हमें पता है, ठीक है. लेकिन बात ये है कि हम यूजुअली सुनते हैं किनके बारे में है, डेयरी कोऑपरेटिव्स के बारे में, जहाँ पे हम विमेन का सोचते हैं, विमेन किस चीज़ में, हमारे अचानक से दिमाग में अमूल आ जाता है. यही होता है, राइट. तो क्योंकि उनका जो रोल बाकी लाइफ स्टॉक इकोनॉमी में है, इट इज़ नॉट वाइडली डिस्कस्ड. ओके, इश्यूज, क्योंकि इशू सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन. सी, डेटा इज द न्यू ऑयल. सब कुछ डेटा है, जो आपको दिखेगा वो बिकेगा, इन द सेंस जो आपको दिख रहा है उस पर आप मानोगे. डेटा विद स्टैट्स. ओके, अब देखिए, अगर हम कन्वेंशनल लेबर फोर्स सर्वेस की बात करें, वो डेफिनेटली दे फेल टू एक्यूरेटली, मतलब प्रिसाइसली वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते कि विमेन का वर्क लाइफ स्टॉक रेजिंग में कितना है सही से. बहुत सारे रीजन हैं इस पीछे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा कलेक्शन का. ओके, देखिए बात क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो विमेन होती है ना, वो कैसे बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक सेक्टर में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठे, उन्होंने उपले इकट्ठे किए या जो भी किया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने साथ में दूध उबलने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने साथ में फिर 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद क्या किया, काऊ को मिल्क किया, फिर उसको नहलाने चले गए, लेकिन बीच में वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने चली गई, साथ साथ में ये भी काम करती है, वो भी करती है. मतलब स्पोरैडिक है बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट. इसीलिए मतलब कोई एक फिक्स वो है ही नहीं कि वो कितने घंटे काम करती हैं, क्या है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा उनके हिसाब से. तो वो भी खुद कुछ काम नहीं कर रही, उनको भी यही लगता है कि हम तो अपना हाउस होल्ड ड्यूटी निभा रहे हैं, और हम तो सुबह सुबह दूध उबाला, ये किया वो किया. बाकी उनको ये लगता ही नहीं है कि वो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, तो बात ये है. तो इसीलिए अगर इन्होंने एवरेज बताया, द विमेन स्पेंट अराउंड, ये जिस विमेन की इन्होंने बात की, 3.5 आवर्स ऑन लाइफ स्टॉक रिलेटेड टास्क विच वर ऑल कंबाइंड विद हाउस होल्ड ड्यूटीज. दे आर इंटरमिंगल्ड. ठीक है, ये चीज. अगर हम बात करें, अगर इस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो एक कैलकुलेट करना पड़ता है ऑगमेंटेड वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जिसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा को ऑगमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वुमेन है वो डोमेस्टिक ड्यूटी में भी जो एंगेज्ड हैं, जो केयर वर्क है या इन सब में, उसको इंक्लूड कर देंगे साथ में, जो बेसिक वो कर रही हैं रूरल इकोनॉमी के. ठीक है, फिर उससे देखिए, अगर हम बात करें अगर क्या होता है ऑगमेंटेड कैलकुलेशन से, पहले क्या हो रहा था, लाइफ स्टॉक रेजिंग में कितनी विमेन वर्कर्स इन्वॉल्व थी, 12 मिलियन रूरल विमेन. लेकिन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ 2011-12 के हिसाब से, लेकिन विद ऑगमेंटेड डेफिनेशन इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 49 मिलियन रूरल विमेन वर एंगेज इन लाइफ स्टॉक रेजिंग. तो आप देख सकते हैं हाउ दिस कैन बी
यूजफुल। अब हम बात करें, ये सब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट्स कुछ जो पॉइंट्स में यहाँ लिखे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। द प्रॉब्लम क्लियरली इज दैट women livestock farmers are not visible to policy makers, and one reason is the lack of gender disaggregated data। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे जेंडर बेसिस पे कैसे डिवाइड नहीं किया हुआ डेटा को, एंड व्हाई इट इज a problem। सबसे पहला तो recent employment survey such as the periodic labor force survey fail to collect data on specific activities of persons engaged primarily in domestic duties। domestic duties तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना लेबर फोर्स का, तो इसीलिए आप फिर क्या करते हो, आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो कितनी रूरल वुमेन लेबर फोर्स में है कि नहीं, फिर आप कंक्लूजन पे रीच कर जाते हो। यही आपको पता ना, लेबर फोर्स का यही तो कंक्लूजन है कि रूरल वुमेन वर्क फोर्स कम होता जा रहा है, यही कंक्लूजन आपको पता है, तो यही होगा ना जब आप अकाउंट ही नहीं करेंगे इनके लिए तो। ओके, और राइट, दूसरा ये है कि द रीच ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कि आपके पोल्ट्री को या उसको कब खाने की जरूरत है, क्या उनको डिसीजेज है, इनके बेस में जो इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो बेसिकली रिसर्चर्स होते हैं जो आपको बताते हैं, केंद्रों में होते बैठे होते हैं। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, according to official reports 80,000 livestock farmers were trained across the country in 2021, but we have no idea कि इनमें से कितनी women farmers थी। ट्रेन तो कर दिया एक्सटेंशन सर्विसेज में से फार्मर्स को, पर कितनी इनमें से women थी ये नहीं पता। ओके, इनका सर्वे ये बताता है ओनली अ फ्यू वुमेन, बहुत कम वुमेन है हर विलेज में जो बेसिकली इस किसी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्सटेंशन सर्विसेज की जो लाभदायक हो पाई। ठीक है, क्योंकि बेसिकली विमेन को इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, पर वो उनको बिल्कुल अपने घर के पास पास चाहिए, जितना वो ट्रैवल करके जा सकें, या जब वो बेसिकली फ्री हो तब वो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे सकती हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज एज वेल। थर्ड ये है विमेन इन पुअर हाउस होल्ड्स विदाउट कोलेट्रल, जिनके पास पैसे है ही नहीं, गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, कोलेट्रल के लिए कुछ है ही नहीं जो ऑफर देता है, वो बहुत ज़्यादा लैक करती है, इसीलिए वो इस तरह के किसान क्रेडिट कार्ड वाले फीचर्स वगैरह को एक्रू नहीं कर पाती। फोर्थ ये है विमेन लाइवस्टॉक फार्मर्स लैक्ड इन टेक्निकल नॉलेज। ये बात फैक्ट है कि मेल इस चीज़ में टेक्निकल नॉलेज में डेफिनेटली फार्मर्स के उसमें भी थोड़ा सा बाजी मार जाते हैं, मतलब बाजी क्या मार जाते हैं, ये तो एक वो है, पॉलिसी का फोकस बदलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर विलेज सर्विस men invariably performed these specific tasks and took animals for artificial insemination। okay, fifth है our village studies show that women were not aware of the composition and functions of dairy boards। dairy board में क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए अगर वो गए भी हैं, फॉर एग्जाम्पल विमेन को किसी को अपॉइंट भी कर दिया, तो एक्सरसाइज कौन कर रहा है, डिसीजन मेकिंग, विमेन ओनली डेयरी कोऑपरेटिव में भी प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं डिसीजन, जबकि मैन ले रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक है, तो बेसिकली क्या है विमेन लेबर फोर्स को इस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। सो थैंक यू सो मच, आई वुड एंड हियर ओनली, प्लीज लाइक द वीडियो।